सुनिए इधर, पास्ट कंटिन्यूअस, इसी को आपने प्रोग्रेसिव भी कहा, यही इम्परफेक्ट भी था। है ना? पॉजिटिव सूत्र क्या हुआ? सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। थोड़ी सी मेरी बात जानिएगा अभी। ये है सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और दुनिया का कोई भी एक ठो नाम रहे तो उसके साथ क्या लगेगा? तब यू, वी, दे और दो ठो नाम रहेगा तो क्या इस पर कोई दिक्कत? इसको कचरा समझ के छोड़ने का नहीं, है ना? हाँ, इसको लिखने का, इसको पढ़ने का। वाक्य मान लो, शांति बनाइए। वह पढ़ रहा था, क्या बनेगा? आई के साथ वाज बनेगा ना? रीडिंग कर रहा है, ओ सॉरी, ही होगा, ही वाज। इस पर कोई दिक्कत? निगेटिव यानी इसके साथ नोट लग जाएगा। ही वाज नोट या वाजंट रीडिंग। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये मुंह पे आ जाएगा, वाज ही, यहाँ से हट जाएगा, वाज ही रीडिंग। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो वाजंट ही रीडिंग। कोई दिक्कत? अब सुनो कमाल की बात, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। थोड़ा सा मौखिक जान लो, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं इसमें। मान लो कि यहाँ पर कर दिया राम तो पढ़ता है, तो इसके लिए आपने डू डज लगाया था। आपने क्या बनाया था बाबू? राम के साथ डज, बिना नोट का था ना? बिना नोट का अगर डिड और डज डू का प्रयोग किया जाए तो वाक्य में तो अवश्य तो ही आया था ना। राम तो पढ़ता है, राम अवश्य पढ़ता है, राम ही तो पढ़ता है, तो डज रीड बनाए। फिर हम लोग जब पास्ट टेंस में आए, अगर इसके जगह पर चेंज कर दिया जाए इसी वाक्य को, राम तो पढ़ता था, राम तो ही पढ़ता था, राम ही तो पढ़ता था। जैसे बोलना है वैसे बोलो। इसके लिए क्या बना बेटा? राम डिड रीड। बोलो इस पर और इस पर कोनो दिक्कत है? नहीं ना? तो हू बहू इसके जैसा वाक्य यहां भी तो हो सकता है, हो सकता है ना? तो ये दोनों पर कोई दिक्कत नहीं ना, तो या अवश्य लगाने से। तो मैं इसको हटा रहा हूं। अगर आपको इस वाक्य में कह दिया जाए वह तो पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वह तो पढ़ रहा था, तो बताओ इस तो के लिए क्या करोगे आप लोग? आप इसमें डिड क्यों लगाओगे? क्या डिड इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? वाज वेयर। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी के साथ काम किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बाहर से तब लाते हैं जब किसी सेंटेंस में पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना रहे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में
सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड था। क्या हेल्पिंग वर्ब डू डज आया पॉजिटिव में? वो तो निगेटिव से स्टार्ट होता है आना, इसीलिए उसका नोट मिटा दिए। तो डू और डिड वाक्य के बीच में बिना नोट का आने से तो या अवश्य का अर्थ लेकर आया था। इतनी बात क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़े, सिंपल पास्ट टेंस में गए। सिंपल पास्ट टेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब टू अदर वर्ड से वाक्य बन रहा था ना। क्या उसमें निगेटिव वाक्य से पहले डिड का प्रयोग हुआ? नहीं हुआ। जब हम लोग निगेटिव बनाना स्टार्ट किए तब डिड आया था नोट के लिए, तो उसका नोट मिटा दिए थे डिड का, तो वाक्य में अर्थ आया था तो या अवश्य का। लेकिन यह वाक्य को देख लो, इसमें पहले से ही वाज वेयर लगा हुआ है। ऐसा कोई भी टेंस, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगा हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको बनाने में पॉजिटिव में ही हेल्पिंग वर्ब लग जाए, तो इसका इंग्लिश भी यही बनेगा, इसका इंग्लिश भी यही बनेगा। समझ में आया? वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह तो पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। कोई दिक्कत? तो एक स्टेप ये वाला भी नोट कीजिए। वह बीमार था, क्या बनेगा? यहाँ बीमार के लिए इल होगा। कितने बच्चे इलिंग करना चाहते हैं? आप भी। सबसे पहली बात तो ये बीमार का होना कोई काम नहीं है, बीमारी आपके अंदर में एक गुण है। समझ में आया? ये इल शब्द इलिंग नहीं होता, इल ही होता है। जैसे मैं खुश हूँ, कोई बोलेगा आई एम हैप्पिंग? नहीं ना बोलेगा, हैप्पी बोलेगा। तुम खुश थे, यू वेयर हैप्पी कि हैप्पिंग? हैप्पी ना। मैं घर में था, आई वॉज एट होम इन द हाउस। ज़रूरत के मुताबिक बोलते हैं। क्या एटिंग होम बोलते हैं? इनिंग द हाउस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो एडजेक्टिव वर्ड है, जो प्रीपोजिशन वर्ड है, जो आर्टिकल वर्ड है, वो वर्ड जैसे का तैसे धरा हुआ रहता है। ये बीमार अपने आप में एडजेक्टिव वर्ड है। क्लियर है इतना? वह बीमार था, ही वॉज इल। वह तो बीमार था, ही वॉज इल। वह बीमार नहीं था, क्या वह बीमार था? कोई दिक्कत? क्या वह बीमार नहीं था? wasn't he ill? क्लियर? एक एक चीज़ समझा रहा हूँ बाबू, दिमाग में डाल लो, क्योंकि आने वाला वक्त में अक्सर बच्चों को मैंने देखा है लोकल क्षेत्र में इंग्लिश की कमजोरी के कारण चाह कर भी साइंस नहीं रखता, डर के मारे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। कोई इंग्लिश मीडियम से डरने की ज़रूरत नहीं है। इच्छा भर के जो चीज़ पढ़ना हो आप झाड़ के पढ़िए। अपने यहाँ भी साइंस का बैच स्टार्ट है। कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है, क्योंकि घूमते फिरते रहते हो आप लोग, बातें हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तो उन्हें खबर कर देना कि साइंस का बैच अब करियर कोचिंग में स्टार्ट है, चालू है लगभग महीनों से। अब यहाँ पर सभी फैसिलिटी हो गई, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ग्रेजुएशन तक सभी पेपर की यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जहाँ तक पढ़ना चाहें इच्छा के मुताबिक आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑल पेपर के साथ, चाहे वो बुक पर्सन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, सब पढ़ सकते हैं। और पूरे डगड़वा के क्षेत्र में कैरियर कोचिंग एकमात्र उपाय है जहाँ पर ऑल पेपर की फैसिलिटी एक ब्रांच में आपको मिल रही है।
साइंस के सभी पेपर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में, लैंग्वेज के साथ साथ। एक लौता कोचिंग है अपना कैरियर, जहां पर कॉमर्स का सुविधा उपलब्ध है। डगड़वा में कहीं पर भी और कॉमर्स क्लासेस नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल तक कॉमर्स की क्लास हो जाती है यहाँ पर। आर्ट्स में भी पढ़ने वाला छात्र, आप आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट इंटर में पढ़ सकते हैं। आर्ट्स में सारा पेपर प्लस लैंग्वेज A to Z अवेलेबल है। आप लोग एक जगह पर रहकर ग्रेजुएशन तक करके निकल सकते हो। मैंने ये कमज़ोरियाँ देखी, इसलिए मैंने इंग्लिश का बैच हर क्लास में स्टार्ट करवाया था कि जब इंग्लिश की जानकारी होगी तो बच्चों के अंदर डर नहीं रहेगा। सबसे बड़ा डर है इंग्लिश। वास्तव में इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। सच तो यह है कि हम अब तक पढ़ना नहीं चाहते थे या पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते थे ढंग से। मैं अब दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट दूंगा, इसको कवर कीजिए आप लोग। इसको घर में जा के थोड़ा बहुत याद कीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह का जो शब्द होता है, ऐसा वाला वाक्य जिसमें वर्ब ना हो, तो इसमें V4 का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर। ये वाला टेंस कंप्लीट है। मैंने WH फॉर्म छोड़ा है सभी टेंस में। एक दिन पकड़ूंगा, ऑल टेंस रिवीजन भी हो जाएगा और WH फॉर्म भी हम लोग जान जाएंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको मेरी बातें समझ में ही नहीं आती है, इतना पढ़ाने के बावजूद भी? सबका क्लियर हो जाता है? कम से कम आधा घंटा भी अगर आप लोग घर में इंग्लिश पढ़ते हो तो अपने आप सभी चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। आप यदि उसको छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे बोझ बन जाएगा। क्लियर है? जाइए, रहने दीजिए, फिर से कल देखते हैं नया टॉपिक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर।